अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दुर्गाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमने जिस मसले पर बात करने के लिए ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। हम सब ही किसी न किसी दौर में, किसी न किसी वक़्त में, बल्कि कहा जाए कि हर वक़्त ही लोड शेडिंग का शिकार रहते हैं। और आजकल जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो तो बहुत ही खतरनाक हैं। इस लिहाज से कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, इवन इंडिया के भी बहुत सारे सारे इलाकों में, बल्कि कहा जाए कि दुनिया भर में भी ये सूरत-ए-हाल ऐसी ही है कि बर्फ़बारी नहीं हो रही। बर्फ़बारी ना होने का मतलब है कि गर्मियों में पानी की किल्लत का सामना हो सकता है, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन पर आएगा। इसी सिलसिले पर बात करने के लिए हमने आज फ़रीद मलिक साहब को बुलाया है प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद साहब। जी सलामकुम जी। फरीद साहब, आप एक एनर्जी एक्सपर्ट हैं और आपकी जी स्पेशलाइजेशन जो है वो कोल गैसिफिकेशन है, जिस पर आजकल आप काम कर रहे हैं और जी उम्मीद है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और वो सस्ती भी होगी और साफ-सुथरी भी होगी। लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें कि उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और किस तरह से पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसको उससे फ़ायदा होगा, आप मौजूदा ज़रा सूरत-ए-हाल का ज़रा जायज़ा लेंगे? क्योंकि अगर सर्कुलर डेट देखें, वो तो 5.73 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुँच गया है। जिसका मतलब ये है कि हम अदारों को पैसे नहीं दे रहे, जो बिजली बनाने वाले हैं, वो एक-दूसरे को पैसे नहीं दे रहे, हुकूमत उनको पैसे नहीं दे रही और एक बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं पेएबल्स जो हैं सारे। लेकिन उसके पैरेलल हम ये देखते हैं कि रोज़ बिजली की कीमत भी बढ़ती है, रोज़ गैस की कीमत भी बढ़ती है। और आईएमएफ देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, पाकिस्तान गवर्नमेंट देख लें, उनका सारा जो रिफ़ॉर्म का जो पिवट है, वो इस चीज़ पर है कि जी इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की प्राइसेज़ बढ़ा दी जाए। तो उससे तब्दीली तो कुछ नहीं आ रही, ना बिजली पैदा हो रही है और ना हालात ठीक हो रहे हैं। तो जी आप थोड़ा देखें। हाँ हाँ, देखें, इशू ये है कि वी आर एज अ नेशन वी आर आउट ऑफ फ्यूल। हमारा ईंधन खत्म हो गया है। 52 में हमारी सुई गैस डिपॉजिट हमने दरियाफ्त किया था और उस वक्त वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस डिपॉजिट था और उसका जो तखमीना ये था कि वो 100 साल चलेगा, मगर हमने मिस मैनेजमेंट की, उसको 50 साल में उड़ा दिया। अब वी आर हुँ, ट्रैप्ड। अब दुनिया की महंगी तरीन बिजली और दुनिया की महंगी तरीन गैस पाकिस्तान में है, जो अनअफोर्डेबल है, अनसस्टेनेबल है। और सर्कुलर डेट जो आपने 5.73 का जिक्र किया, वो गैस की है। सर्कुलर डेट बिजली की अलग है, नहीं, वो भी कोई तीन कंबाइंड है। ट्रिलियन नहीं, वही सब ये ट्रिलियन नहीं, कंबाइंड है। अलग है। नो नो नो, 5.7 इज जस्ट गैस। उसकी पावर की अलग है। सी, गैस में एक पावर का सेक्टर भी है जो इस्तेमाल होती है पावर जनरेट करने के लिए। गैस वो ठीक है, उस लिहाज से तो ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि वी आर ट्रैप्ड एज अ नेशन और हमें ट्रैप किया गया है। ये जब से वापडा की अनबंडलिंग शुरू हुई थी 90s से, जब से ये ट्रैप ले किया गया था। जब वापडा जो था वो बिजली भी बनाता था, अब पानी से भी बिजली बनाता था, डैम भी बनाता था, ट्रांसमिट भी करता था और थर्मल पावर जनरेशन भी करता था। यानी वापडा एक अथॉरिटी थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर हमने उसको अनबंडल करना शुरू किया कि जी अनबंडल करते जी, बहुत बड़ा हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब वापडा सिर्फ डैम बनाएगा और थर्मल पावर जनरेशन के लिए एक और अदारा बनाया गया पेप्को के नाम से, पीपीसीओ, पेप्को, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर का। अब अनबंडलिंग के बाद ना कोई डैम बना और ना कोई थर्मल पावर जनरेशन हुई 90s हुँ, में। फिर एक क्राइसिस हो गया बिजली का और उससे फिर वो आईपीपीस को बुलाया गया और उनसे बड़े अनफेवरेबल माहदे किए गए और उनसे जो माहदे किए, कैपेसिटी चार्जेस और इस तरह की चीजें की गई हुँ, और इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पे वो सारे माहदे किए गए और बड़े अनफेवरेबल, वो उसको आज हम भुगत रहे हैं। और फिर साथ ही साथ हमने जो हमारी स्विग गैस डिपॉजिट था, जो 100 साल चलना था, वो इतना स्ट्रेच हुँ, किया, इतना मिसयूज हुआ, खासतौर पे मुशर्रफ दौर में, कि वो वी रैन आउट ऑफ गैस। फिर अब हम एलएनजी हुँ, इंपोर्ट कर रहे हैं कतर से। वो वहां से चलती है गैस, उसको लिक्विफाई करते हैं, फिर वो कराची उतरती है, फिर उसको दोबारा गैसिफाई करते हैं और पाइपलाइन में डालते हैं। तो हुँ, इंपोर्टेड गैस आ रही है, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल आ रहा है,
इंपोर्टेड बिजली बनाने वाले हैं, और 175 बिलियन टन कोला हमारे पास मौजूद है, जो हम अब निकलना शुरू हुआ है और बिजली वहां बननी शुरू हो गई है, जो 8 रुपए यूनिट पड़ती है, जो थर में बिजली बनती है, थर के कोयले से। और वहां 2 ब्लॉक्स में माइनिंग हो रही है, और कोई 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 5-6 हजार मेगावाट के करीब बिजली इस साल बननी शुरू हो जाएगी थर की। तो अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं उस कोयले से हमने गैस भी बनाई है, तो वो सिंथेटिक नेचुरल गैस उसे कहते हैं, नेचुरल गैस। तो वो अब हम उस पे काम कर रहे हैं कि हमारी जो, जब तक इंपोर्टेड, देखिए कोई दुनिया का मुल्क इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं चल सकता, उसके लिए ना अच्छा, वापस पैसे हैं, ना डॉलर, ना अफोर्डेबिलिटी है। फरीद साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी, बल्कि हमारे जितने लोग हमें सुन रहे हैं, वो सब जानना चाहेंगे कि हम आपने बताया कि किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या-क्या हमने अ, जी जो रिफ़ॉर्म्स करने चाहिए थे, वो नहीं किए और किस तरह से एनर्जी सेक्टर को मिसमैनेज किया। लेकिन ये जो अभी हमारा जो एक एक मिज़ाज है शॉर्ट फिक्सेस का और डेट लेकर हम इसको चला रहे हैं, और ये जो आप फ़ॉर्मूला बता रहे हैं गैसिफ़िकेशन वाला, ये मतलब ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है ना। अभी मैं अब आपसे ये पूछूँगी कि ये जो अगले 5 साल हैं, अगले 3 साल हैं, अगले 2 साल हैं, इसमें पाकिस्तान और फिर क्लाइमेट चेंज के असरात भी जो हैं उनको हम नलिफ़ाई नहीं कर सकते, जैसे कि अभी एक तशवीश है। तो क्या होगा? ये लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए? व्हाट आर यू फोरसीइंग इन द नियर फ्यूचर? देखिए जी, मैं बार बार हर फोरम पे ये मैं कहता हूँ, और आपके फोरम पे भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन इनसाइड द गवर्नमेंट और मैं गवर्नमेंट से बाहर भी रहा हूँ, मैंने दोनों साइडों पे काम की। और मैं फिर आपके शो से ये कहना चाहता हूँ कि द एनिमी इज विद इन। हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमें ट्रैप करते हैं अपने जाती मफादात के लिए। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट लॉबी है जो नहीं चाहती कि हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें और ये उनसे तो बड़ा इस्तेफादा हासिल करें। नहीं फरीद साहब, ये बहुत आसान है कह देना इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट नहीं नहीं लॉबी से ज़रा एक्सप्लेन करें। हम कह दें कि अमेरिका नहीं हमें नहीं काम करने दे रहा, तो ये तो एक लेम नहीं नहीं एक्सक्यूज़ नहीं, नहीं हो मैं गया? मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा हूँ अमेरिका की, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिन्होंने फैसले करने हैं। हुँ, हुँ। हर कोल पे मैंने 2004 में काम शुरू किया था, जब मैं चेयरमैन था पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का। मुझे हुँ, 14 हुँ। साल लगे कोला निकालने में। मेरी टर्म हुँ, खत्म हो हुँ। गई 2005 में एस चेयरमैन, मगर मैंने हुँ, थर हुँ। का पीछा नहीं छोड़ा, बिकॉज मैंने ये महसूस किया कि मैंने छोड़ दिया तो ये कोला नहीं निकलेगा। हुँ, और हुँ। इतनी रुकावटें थी, इतने साइड इश्यूज थे। कोई कहता है कि जी हुँ, मैं नीचे कोयले से गैस बना दूंगा, कोई कहता है कि जी माइनिंग की जरूरत ही नहीं है, कोई कहता है जी कोयले हुँ, में हुँ। सल्फर बहुत है, कोई कहता है जी कोयले में हुँ, पानी हुँ। बहुत है। सी, हुँ, हुँ। और ये सारे ऑब्स्टिकल्स तय करते 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 14 साल लगे मुझे। पहली हुँ, दफा हुँ। कोला जब मैंने देखने में अल्लाह का शुक्र किया, मैंने कहा एटलीस्ट हम कोले तक पहुंच गए। हुँ, हुँ। 175 बिलियन टन कोला जिस मुल्क के पास हो, हुँ, वो हुँ। एनर्जी हुँ, को हुँ। अफोर्ड ना कर सके, उसको बिजली अफोर्ड ना कर सके, वो गैस हुँ, अफोर्ड हुँ। ना कर सके, ये जुल्म है। सी, वाकई ये जुल्म है। अब आपने बात की 2 3 4 5 साल की, पॉइंट ये है कि हुँ, स्टैब्लिश हुँ। टेक्नोलॉजीज हैं। कोल गैसिफिकेशन यूरोप में 40 साल से हो रही है, साउथ अफ्रीका में 40 साल से हो रही है। हुँ, ये हुँ। स्टैब्लिश टेक्नोलॉजीज हैं। हम बहुत जल्दी वो हुँ, हुँ। कोल से गैस बना के अपनी पाइपलाइन में डाल सकते हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट का आपने जिक्र किया, जब आप कोल को हुँ, हुँ। गैसिफाई कर लेते हैं हुँ, तो हुँ। वो क्लीन फ्यूल हो जाता है, फिर वो डर्टी फ्यूल नहीं रहता। देखिए ना, कोल बर्निंग जो है, मैं हुँ, इन हुँ। प्रिंसिपल कोल बर्निंग के अगेंस्ट हूं 21st सेंचुरी, बिकॉज हुँ, एनवायरमेंटल हुँ। इश्यूज है। दूसरा, डैम को भी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही हुँ, है कि हुँ। हमने डैम बंद किए थे। पानी है डैम में इस वक्त हमारे, हुँ, मगर हुँ। हम रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि हम पानी हमने रोका हुआ है उसकी विंटर क्रॉप के लिए। इशू ये है हुँ, कि डैम जो है वो बेसिकली वाटर स्टोरेज करते हैं, हुँ, पावर हुँ। जनरेट करना उनका सेकेंडरी फंक्शन है। सी, हुँ, मैं हुँ। अभी पिट्सबर्ग कोल कॉन्फ्रेंस से आया हूं, अक्टूबर में थी, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है पिट्सबर्ग की। हुँ, उन्होंने कहा हुँ। जी 15 साल रिसर्च हुई है और $5 ट्रिलियन दुनिया ने खर्चे हैं टू गेट रिड ऑफ कोल। हुँ, हुँ। और अब उन्होंने रियलाइज किया है कि इस वक्त तक जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, कोल से निजात नहीं हो सकती। बगैर हुँ, थर्मल हुँ। पावर के
हम लोड इंडिया शेडिंग से निजात 50% अपनी एनर्जी, इंडिया 50% एनर्जी कोल से पैदा करता है। दैट्स राइट। और इंडिया ने प्लान शुरू किया 100,000 टन कोला हर साल वो से गैस बनाएंगे। सी, और उनके पास इतने डिपॉजिट्स नहीं है कोयले के जितने हमारे पास है। हमारा जो 175 बिलियन टन कोला है, हम तो कंप्लीट एनर्जी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं इससे। सी, और ये समझने वाली बात है। कभी वो वक्त था कि 70s में जुल्फिकार अली भुट्टो और शाह फैसल ने मिलके ऑयल एम्बार्गो लगाया और अमेरिका के व्हील को रोक दिया बाय स्टॉपिंग द इंपोर्ट ऑफ ऑयल। और अब वो वक्त है कि हमें आईएमएफ कह रहा है कि आप एनर्जी रिफॉर्म्स करें। आप आईएमएफ तो कहते हैं ना, आप बैलेंस करें अपना बजट। आप पैसे लेके खा जाते हैं, अब वापस नहीं करते, पे बैक नहीं करते। अब वो वक्त आ गया है कि जो लेंडर ऑफ लास्ट चॉइस है वो भी आपको कह रहा है कि भाई यू शेप अप, आप ये पैसे हम आपको नहीं देंगे क्योंकि हमारे पैसे डुबो देते हैं आप। वो भी कह रहे हैं कि हमारे पैसे हम डुबो। साहब, एक आपसे हम हमारे पास कहा यह जाता है, हमारे हुक्मरान भी ये कहते हैं, दावा करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिन्होंने जो सीपैक का प्रोजेक्ट लेकर आया और सीपैक के प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे बिजली घर भी बनाए गए, बहुत सारे बिजली बनाने के जो प्रोजेक्ट्स थे उनका इजरा भी किया गया। तो हमें जो तखमीना बताया जाता है, कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास बिजली बनाने की बहुत कैपेसिटी है, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बोसीदा है, इतना पुराना है, इतना आउटडेटेड है, उसके वो नॉन फंक्शनल है। अब अगर हम गैस से बिजली बना भी लेते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी हमारे पास इतनी बिजली, हम कहते हैं जिस सरप्लस पड़ी हुई है, और एक नए एवेन्यू से भी हम बिजली बना लेते हैं, तो बिजली असल में तो बिजली लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना। वो बिजली घरों में रखने के लिए तो हमने बनानी नहीं है। तो उसके ऊपर हमारा इतना लॉपसाइडेड जो एक पूरा स्ट्रेटजी है एनर्जी सेक्टर की, इस पर क्या आप एज ए स्ट्रेटेजिस्ट आप लोग काम कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर के? भाई वी हैव टू कीप बोथ द साइड्स बैलेंस्ड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। असल में जो ट्रांसमिशन है ना, वो इश्यूज हैं, ट्रांसमिशन इश्यूज हैं बहुत ज्यादा। और आपकी बात ठीक है, वी हैव एक्सेस कैपेसिटी, बिजली हम बनाना। और ये प्रॉब्लम था पीएमएलएन का कि उनके होलिस्टिक व्यू नहीं होता था कि आपने बिजली बना दी, उसको ट्रांसमिशन पे फोकस नहीं किया आपने, बड़ी जल्दी में वो होते थे, नंबर एक। नंबर दो, उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल पे बेस्ड है। ठीक, कोला भी इंपोर्ट हो रहा है, कोला भी इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी 175 बिलियन टन कोला हमारे पास है जो मैं इंपोर्ट लॉबी के कह रहा था, कोला भी इंपोर्ट हो रहा है, देखे ना। तो वो सारे इंपोर्टेड फ्यूल पे जल्दी में किक बैक्स लेने में, कमीशन खाने में वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। दैट्स व्हाई वी आर ट्रैप्ड, देखा ना। ये दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अच्छा, अब ये होगा कि अच्छा जो अनबंडलिंग हुई है वापडा की, उसमें फिर ये अगेन ये हुआ कि जो पावर सेक्टर अलग हो गया, ट्रांसमिशन सेक्टर अलग हो गया, डैम वाले अलग हो गए, अब वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखो ना, ये हमारे यहाँ बड़ा ये इशू रहा है। कभी हम सेंट्रलाइज करते हैं, कभी डिसेंट्रलाइज करते हैं, और वहां द थिंग फॉल थ्रू द क्रैक्स, और बहुत हुआ है। और वो और इस वक्त यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब ये है कि जो पहले ही होता था, जो जितने भी शहर थे, ये सेंट्रलाइज यूनिट नहीं था, वो अपनी बिजली खुद बनाते थे, इस्तेमाल करते थे। अमेरिका में भी यही है, ये इतना सेंट्रलाइज नहीं है। ये हमने वापडा बना के सेंट्रलाइज किया था, अब हम डिसेंट्रलाइज हमने किया है, करने की कोशिश की है, वो डिसेंट्रलाइज भी नहीं हो रहा। अच्छा, जो थर्मल जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, जिस तरह विंड है, ये सोलर है, उसकी स्टोरेज का इशू है। बैटरीज बहुत महंगी हैं, अब स्टोर नहीं कर पाते। तो ये हमारा गेम प्लान ही बहुत फ्लॉड रहा है। वी हैव बीन गोइंग आफ्टर पीसेस, और लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट में काम हुआ है, किक बैक्स लेने में काम हुआ है, इंपोर्ट लॉबी ने अपना काम दिखाया है, इंपोर्टेड फ्यूल आ रहा है, अब तक कोल इंपोर्ट हो रहा है, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं। मैं भी कराची में था इसी हफ्ते, अभी तक कोला इंपोर्ट हो रहा है, और इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से, अफगानिस्तान से कोला इंपोर्ट हो रहा है। वो तो लोग जब आपके पास इतना डिपॉजिट मिल रहे होंगे, कमीशन मिल रही होगी, लोग कमा रहे होंगे उस तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी ऐसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, जहां भी मैं जाता हूं कि जी हमारा तो कोल ही ठीक नहीं है। मैं जी क्या हुआ इस कोले को? वो जी इसमें सल्फर बहुत है, हालांकि नहीं है, 1% सल्फर है। वो जी इसमें मॉइस्चर बहुत है, हाँ मॉइस्चर है, उसको आप निकालें, उसको ड्राई करें। हमने ड्राई किया, वो ठीक हो गया, हमने गैस भी बना ली उससे, हमने साउथ अफ्रीका भेजा वो कोला और गैस। 18वीं तरमीम के बाद जो एनर्जी सेक्टर है वो सूबों के पास चला गया था।
ज़ाहिर डिवॉल्व हो गई, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हुई थी, बहुत सारे सेक्टर्स हुए थे और जी आप हर कोल के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि सिंध में है। तो क्या जी आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, वहाँ तो बहुत सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो इसका मतलब ये है कि वाक़ई पीपल्स जी पार्टी की हुकूमत जो है वो सीरियस है अ, कि थर के मतलब इस कोयले के ज़रिए बिजली बने और वो जो आजकल सस्ती बिजली बने। बिजली तो हमारे पास है लेकिन हम सस्ती बिजली के जी परस्यू कर जी रहे हैं ना और और लोकल थर कोल लोकल का फ्यूल अपना से प्रोजेक्ट जी जी, जी और जी। लोकल फ्यूल से तो बने जी तभी सस्ती लोकल फ्यूल से बनेगी तो ज़रा सस्ती होगी। हम तो अभी बिलावल भुट्टो भी अपनी तकरीर में अपने जो इन उनका मैनिफेस्टो है उसमें वो कह भी रहे हैं कि जी हम 300 यूनिट जो है वो फ्री मतलब बिजली यूनिट के जो जिनकी खपत है उनको फ्री बिजली देंगे। असल सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ कि आईएमएफ के जिस प्रोग्राम में हम लोग हैं, वो इनको इजाज़त देंगे ये मैनिफेस्टो में जो ये वाले वादे कर रहे हैं कि जी हम आपको बिजली वो तो कहते हैं सारी सब्सिडी खत्म करें। दे आर अगेंस्ट जी सब्सिडीज़ क्योंकि एक तो टारगेटेड नहीं जी है, ऊपर से उसका मिसयूज़ होता है। जी ये देखें, एक तो पहली चीज मैं आई मस्ट एडमिट कि हुँ, हुँ। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने सिंध में बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक कंपनी बनाई है, सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी, जो राइट। ब्लॉक नंबर 2 से कोयला निकालती है। वो हुँ, बड़ा हुँ। अच्छी अरेंजमेंट है और मैं समझता हुँ, हूं हुँ। कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड ही यही है। और हमें चाहिए जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो हम नहीं चला हुँ, पा हुँ। रहे उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाएं। ये सबसे चलो। अच्छा मॉडल है और ये उन्होंने किया है। तो ये विच इज वेरी गुड सी। एंड हुँ, हुँ। मैं समझता हूं कि सिंध गवर्नमेंट इज सीरियस थर की डेवलपमेंट में, बल्कि वो कोल राइट। पावर जनरेशन में शुरू से सीरियस थे। वो केटी बंदर हुँ, में हुँ। बेनजीर भुट्टो भी लगाना चाहती थी प्लांट, डॉक्टर वो आए थे और उन्होंने वो वहां उनके साथ बातचीत चल रही थी। उनकी फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो रह गया। वो भी बहुत अच्छा उनका प्रोजेक्ट था। तो इस हुँ, हुँ। लिहाज से दे आर सीरियस। और थर की डेवलपमेंट में जो सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये हुँ, हुँ। बिल्कुल दिस इज द वे फॉरवर्ड। और जो माइनिंग है ना वो डिवॉल्व हुआ है। अभी भी जो हुँ, पावर जनरेशन है, जितना वापडा है, ये पेपको वगैरह है, ये इवन जो हुँ। आपकी डिस्कोज हैं, वो अभी प्रोविंसेस को नहीं दी, अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और जो हुँ, बिलावल हुँ। भुट्टो बातें कर रहे हैं वो अच्छी बातें कर रहे हैं। ओके। मैं बातें हुँ, उनकी हुँ। सुन रहा हूँ एंड वो अच्छी बातें कर रहे हैं और एक हुँ, वो हुँ। नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, नई बिगनिंग लेना हुँ, हुँ। चाहते हैं। और लेकिन वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं हुँ, कि हुँ। जो जो मिनिस्ट्रीज रह गई हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास उसको डिवॉल्व और वहां हुँ, से हुँ। जो सेविंग्स लेके आएंगे उसको वो इस्तेमाल करेंगे। ये उनका उन्होंने ये पेशकश की है। सी, डेवोल्यूशन ओके। इज गुड और डेवोल्यूशन इस लिहाज से अच्छी है कि हुँ, इस्लामाबाद हुँ। जो है उसको वहां से पावर जो है वो प्रोविंसेस और होपफुल नीचे तक जाएगी। ठीक। हुँ, हुँ। तो ये ठीक है, उस लिहाज से वो बातें अच्छी कर रहे हैं। अब वो किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये क्या होगा, और ये दिस रिमेन्स टू बी सीन, मगर वो बातें अच्छी कर रहे हैं। बातें तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन मैंने आपसे ये पूछना था कि क्या हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए इस किस्म की सब्सिडीज अ, दे सकते हैं आवाम को? मतलब हमारे इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उनको कन्विंस कर सकें कि जी ये सब्सिडी जो है मतलब देखिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इन्होंने देनी है देखिए सब्सिडी और ये 300 यूनिट तक फ्री देखिए कर जी, देंगे तो वो क्या इज़ इट मैं तो पॉसिबल? मैं मैं तो इन हुँ, प्रिंसिपल मैं तो आईएमएफ के खिलाफ हूँ। इन हुँ, प्रिंसिपल हुँ। सी, ये जो लेकिन है इन तो सही प्रिंसिपल ना तो मैं उस प्रोग्राम नहीं, मेरा मतलब कि अब हमें वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट एंड ट्राई टू हुँ, गेट हुँ। आउट ऑफ ऑल दिस मेस दैट हुँ, हैज बीन हुँ। क्रिएटेड। और हुँ, ये हुँ। अनफॉर्चुनेटली 58 में जब पहला मार्शल लॉ लगा अक्टूबर 58 में, तो वी हुँ, वर हुँ। डेट फ्री, वहां पे कोई डेट नहीं थी। ये हुँ, वहां हुँ। से ये ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसा सिलसिला शुरू जो अनएंडिंग सिलसिला है। सी, फिर सर और ये आपने सारा पीछे पैसा दिया कहाँ है? हमारा इतना बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमने लिया है। जी अगर ये पाकिस्तान के ऊपर लगा होता, जी थोड़ा-सा भी लग गया होता, फिर हम जी पाकिस्तान में इंटरनली भी टैक्स जनरेट करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि टैक्स जनरेट ही नहीं होता। हर चीज़ पे टैक्स है, जी ये तो अलग बात है कि इनडायरेक्ट जी टैक्सेशन थोड़ी ज़्यादा है, मतलब उसका थोड़ा तो नहीं उसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है। लेकिन ये सारा पैसा ये गया कहाँ? मतलब हम लोग हम मिसयूज हुआ है। लेकिन हुक्मरान उन्होंने ग्रो किया, ये 85 से शुरू हुआ है, जब से ये बिजनेसमैन आए हैं सियासत में। हुँ, हुँ। इन्होंने बिजनेस किया, सियासत को बिजनेस बना दी है। ठीक।
पहले वो कहते थे नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस, अब मेरे ख्याल में कहते देयर इज नो बिजनेस लाइक पॉलिटिक्स। देखो ना, बड़ा क्लियर है। अगर आप 85 से सबके एसेट्स जो 85 में थे और जो आज हैं वो पब्लिश कर दे, सब पता चल जाएगा। तभी तो वो कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का, इसलिए तो खान अब्बासी बार बार कह रहे हैं कि जी वो करें। जी, तो सिर्फ उसमें सिर्फ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में सिर्फ ये होता है कि आपको अपना गुनाह मानना पड़ता है और फिर आपको घर जाना पड़ता है। आगे ये बढ़े। नहीं है कि आप हाँ, माफी नहीं होती। सी वो कि जी आपने, सिर्फ ये है कि आप अपना गुनाह मानते हैं और फिर आप घर चले जाते हैं तो आपको माफ कर दिया जाता है। आपको दोबारा नहीं चांस दिया जाता दोबारा वेल्थ जनरेट करने का। देखें, डेट जो है अगर उसको वापस करने का प्लान हो तो डेट बुरी चीज नहीं है, मगर हमारा वापस करने का प्लान ही नहीं। जब ये पैसा आना शुरू हुआ है, कॉन्सेप्ट यही था कि वापस नहीं होने करना। सी, दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस इज हाउ ही वाज डोल्ड आउट। और मैंने खुद सुना है लोगों के अपने मुंह से कि जी ਅਸੀਂ वापस करने वास्ते कर्जा थोड़ी लेता सी। ये जो बड़े बड़े सियासी, जो बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, ये तो इस तरह की बातें करते हैं कि जी ਤੁਸੀਂ कर्जा मांगते हो, यू नो कमाल करते हो, यू नो। सो दे थॉट दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल ब्राइब, जो पॉलिटिकल ब्राइब का कल्चर जनरेट हुआ। और दूसरा ये है कि आपने टैक्स की बात की, इनकम टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, दैट्स अ प्रॉब्लम। जब से पाकिस्तान बना है सिर्फ 1% लोग इनकम टैक्स देते हैं। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सिंग करते हैं तो उससे महंगाई होती है, हर आदमी पे बोझ पड़ता है। हमारा इनकम टैक्स का जो सिस्टम वो बड़ा सीरियसली फ्लॉड है। See, आप उन लोगों से पैसा लें जो इनकम है जिनकी, आप हर आदमी से साबुन पे भी टैक्स लेते हैं, टूथपेस्ट पे भी टैक्स लेते हैं, पेट्रोल पे भी टैक्स लेते हैं, बिजली के बिल पे भी टैक्स लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। उससे आम आदमी पे लोड पड़ता है। और मैं अभी भी समझता हूं कि हमारी इकोनॉमी में जान है। सी, और आप देखें कहीं चले जाएं शाम के वक्त, गाड़ियां ही गाड़ियां, गाड़ियां ही गाड़ियां। ये भी एक और बड़ा इशू है कि द जैपनीज हैव टेकन अस फॉर अ राइड। पहले गाड़ियां आती थी, लोग अपने पैसों से गाड़ी लेके आते थे। अब जब से हमने ये जैपनीज के साथ डिलीशन प्रोग्राम हमने किया, वो डिलीशन नहीं हो रही। वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन इंपोर्ट ऑफ पार्ट्स फॉर कार्स, ऑटोमोबाइल विच यू कैन नॉट अफोर्ड। सी, तो हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आमदनी कम है। आपने इंडिया का एग्जांपल दिया था, इंडिया में खर्चे बहुत कम है, स्टेट के खर्चे बहुत कम है, गवर्नमेंट के रहने के खर्चे बहुत कम है, सिंप्लिसिटी है, लोग सादगी में रहते हैं। एयर कंडीशनिंग और गाड़ियां और ये जो सारी जो हमने फ्लीट इकट्ठी की हुई, ये नहीं है वहां। करोड़ों रुपए की गाड़ियां आपने दी हुई है अफसरान को ग्रेड 19-20 के अफसरान है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में वो सफर करते हैं। मतलब क्या ये, दिस इज अ जोक। मैं तो कहता हूं कि आप देखें ना, बेल्ट टाइटनिंग अगर हम करें तो हम आईएमएफ से भी निकल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, नई गवर्नमेंट की, जी सब गाड़ियां जमा कराएं पूल के अंदर, नो एलोकेशन ऑफ कार्स, उससे पेट्रोल का बिल आपका स्लैश हो जाएगा। गाड़ियां ऑक्शन करें, खर्चे कम करें, देखा ना। और ये सारा कुछ अब बेल्ट टाइटनिंग करें। और आईएमएफ से हम, वी हैव टू गेट आउट ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम, हम नहीं इससे निकल सकते इस तरह। ये सिर्फ एक बैंड एड है, वो हमें एक लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है। जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था जी हम तो उस पे लगे हुए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे लगे हुए, विच इज ट्रू, वी आर ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो अगर ये आईएमएफ हमें कहीं नहीं, वी विल गो नोवेयर। और ऐसी बात नहीं, हम निकल सकते हैं बेल्ट टाइटनिंग से। अगर हम अपने खर्चे कम करें, आस्ता आस्ता इसका डेट का इसमें से निकलें, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करे वो ही खर्चे। ओके, बिफोर आई रैप अप द प्रोग्राम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें, मुझे लगता है कि अब इलेक्शन जो होने वाले हैं, इसके बाद मुझे सारे मामलात जो है वो पाकिस्तान के, मतलब हल तो खैर नहीं होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि बिल्कुल एक सही सिमत की तरफ हम निकल पड़ेंगे और गर्मियों में लोड शेडिंग नहीं होगी? क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, उसमें इतनी लोड शेडिंग है फरीद साहब। हमने काम करना होता है, काम करने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है, कभी अनस्केड्यूल्ड लाइट जाती है, कभी स्केड्यूल्ड लाइट जाती है, लेकिन लाइट है दिन में 4, 5, 6 घंटे के लिए अभी भी जा रही है। तो गर्मियों में आप क्या देख रहे हैं सिनेरियो? और इलेक्शन के बाद क्या ये हुकूमत, क्योंकि पीएमएलएन तो हमेशा से कहते हैं कि जी बिजली का तोड़ हमारे पास है, ये लोड शेडिंग का और हर चीज का। तो डू यू सी कि वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्मूथ 5 इयर्स अहेड? उनके पास कोई तोड़ नहीं है जी। उनका तोड़ सिर्फ जो है वो बेस्ड होता है कि बैग्स पे और कमीशंस पे, और वो इन दी एंड इट लीव्स पाकिस्तान इन अ बिगर होल। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात है इलेक्शंस, यस, मगर जो फैसला पाकिस्तान में होना है वो ये होना है कि फौज बैरिक्स में जाएगी या नहीं। मैं ये समझता हूँ ये फैसला है। अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है तो मेजर फैसला ये होना है।
और यही इस इलेक्शन का यही है जो वी आर एट ए टर्निंग पॉइंट, कि इस इलेक्शन में इसीलिए इतना जोर लगाया जा रहा है कि ये ना हो। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, नॉर्मल मुल्क बनना है, तो आर्मी, वी वांट एन आर्मी, अ स्ट्रांग आर्मी, बट इन द बैरिक्स। हर आज प्रोफेशनल लोग अपना काम करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। PMLN के पास कोई तोड़ नहीं, किक बैक्स के अलावा और हमें और डेड बर्डन में डालने के अलावा। ये बेल्ट टाइटनिंग से काम होगा, ये खर्चे कम करने से होगा, ये प्रोफेशनल्स के आने से होगा। फौज बैरिक्स में जाए, प्रोफेशनल्स आए, अपना काम करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। और ये जो ड्रामेबाजी, जो लूट मार, ये पाकिस्तान, हमने कॉमन गुड के लिए कुछ नहीं किया सिंस 85। हर चीज जो है वो या तो इंडिविजुअल गुड के लिए हुई है या इंस्टीट्यूशनल गुड के लिए हुई है। नेशन की गुड के लिए बहुत कुछ नहीं हुआ 85 से। दिस हैज टू हैपन। तो आप जो बात कर रहे हैं, अगर हमने आगे जाना है, तो जब तक हम कॉमन गुड के लिए काम नहीं करेंगे, नेशन का नहीं सोचेंगे, स्कूलों का नहीं सोचेंगे, अस्पतालों का नहीं सोचेंगे। अब वो 25A जो है वो भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में है, लिटरेसी राइट है सिटीजन का। उनके 5 साल की, उन्होंने कहा जी वो उनके अगेंस्ट है। उम्र का जो डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर लाइफ, इट्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो ये 25A ह्यूमन राइट्स में नहीं आता। लोगों को आप स्कूलों में नहीं भेजते, ह्यूमन राइट्स में नहीं आता। सी तो पॉइंट ये कि हमारे प्रायोरिटीज ही फर्क है बिल्कुल। सी तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने वाकई आगे जाना है एज ए नेशन, तो हमें इसके कर्जे के ट्रैप से निकलना है। और हमारी आर्म फोर्सेस की बड़ी रिस्पेक्ट हम करते हैं, उनको बैरक्स में जाना और प्रोफेशनल्स हुकूमत में आए और इस मुल्क को लेके आगे जाए। दैट्स द वे फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फरीद साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इंसाइटफुल हमने गुफ्तगू की। और इंशाल्लाह वी विल अगेन डिस्कस these issues. We have to remain और हमें optimistic. उम्मीद है We have कि to remain पाकिस्तान optimistic. बस and keep ऑप्टिमिस्टिक है trying. कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि हमने भी इधर ही रहना है। थैंक यू व्यूअर्स, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लिंक, और मेरे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन।